हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर 4 में लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्रेसर में ऊर्जा बचत के टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कंप्रेसर। पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके थे ये कंप्रेसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस वर्किंग मैकेनिज़्म पे वर्क करता है, अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर के बारे में भी पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्रेसर्स में ऊर्जा बचत के टिप्स। पहला पॉइंट ये है, हवादार क्षेत्र में कंप्रेसर लगा के ताकि ठंडी हवा कंप्रेसर के इंटेक में जाए। अब कहने का मतलब हवा जितनी ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी हमारे कंप्रेसर की। क्योंकि एक फैक्ट मैं दे रहा हूँ, अगर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंक्रीमेंट होता है तो बिजली की जो खपत हो रही है कंप्रेसर में वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। कहने का मतलब तापमान को कम रख के हम लोग बिजली की खपत को न्यूनतम बना सकते हैं और इस तरीके से हमारे कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नियमित रूप से एयर इनटेक फ़िल्टर को साफ़ करें। जो एयर इनटेक फ़िल्टर है उसको आप साफ़ करते रहें, क्योंकि उसके अंदर धूल धक्कड़ या कोई भी पार्टिकल फंस जाएगा तो हवा अच्छे से सक नहीं कर पाएगा और हमारी एफिशिएंसी घट जाएगी। हर 6 महीने में एक बार कंप्रेसर वाल्व को चेक करें। ख़राब वाल्व 50% तक दक्षता कम कर सकता है। तो तीसरे पॉइंट पे ये है कि 6 महीने में ज़रूर एक बार कंप्रेसर वाल्व को चेक कर लें, या जो भी वाल्व सिस्टम लगा है सबको एक बार चेक कर लें कि वाल्व में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। फिल्टर में मैनोमीटर स्थापित करें जो गाइड की तरह कार्य करेगा। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो गैसों के दाब को मेज़र करता है। इस तरीके से जब तुम कंप्रेसर में मैनोमीटर लगाओगे तो आपको ये अनुमान मिलेगा कि हमारा कंप्रेसर में कितना प्रेशर बन रहा है, किस प्रेशर पे है। इस तरीके से ज़्यादा प्रेशर पे होगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब लीकेज हो रहा है। इस तरीके से आप उस पर क्या कर सकते हैं, एक सुपरविज़न रख सकते हैं। पुनर्योजी वायु ड्रायर को उपयोग में लाएं। ये कंप्रेस्ड एयर के ताप को नमी हटाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पुनर्योजी वायु ड्रायर है उसको क्या करेंगे हम लोग, जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें इसको कपल करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कि जो एयर कंप्रेस हो रहा है उसमें कुछ नमी होगी, वो नमी इस हीट से, कंप्रेस्ड एयर के हीट से क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मल्टी स्टेज कंप्रेसर सिंगल स्टेज कंप्रेसर से दक्ष होता है। कहने का मतलब हम लोग पहले ही देख चुके थे कि जो सिंगल स्टेज कंप्रेसर था जिसमें एक ही सिलेंडर लगा हुआ था, उसमें हो ये रहा था कि जो वायु कंप्रेस्ड हो रही थी टेम्परेचर बहुत हाई चला जा रहा था और बहुत ज़्यादा रेटिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के गैस को कंप्रेस्ड नहीं कर पा रहा था या बहुत स्लो था, क्योंकि हीट जल्दी हो रहा था। हीटिंग लिमिटेशन के कारण वो ज़्यादा एफिशिएंट वर्क भी नहीं कर रहा था। लेकिन जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है इसमें मल्टी स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। और होता ये है कि एक बार एयर कंप्रेस्ड होने के बाद मल्टीपल स्टेज में वो कंप्रेस्ड होता है और एयर को टाइम मिलता है कि वो अपने हीट को इन्वायरमेंट में रेडिएट कर सके रेडिएटर के थ्रू। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जहाँ भी संभव हो ऊर्जा की बचत के लिए कंप्रेसर वितरण दबाव को कम करें। तो कंप्रेसर के अंदर जो भी प्रेशर है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे। लोड और अनलोड दबाव सेटिंग के बीच न्यूनतम संभव सीमा रखें। लोड और अनलोड दबाव सेटिंग के बीच न्यूनतम संभव सीमा रखकर हम कंप्रेसर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। असामान्य रीडिंग आने पर मोटर पंप की जांच करें। जो मोटर पंप सिस्टम लगा हुआ है उसको चेक करो कहीं उसमें फॉल्ट तो नहीं है। अगर हमारी क्या हो रही है, असामान्य रीडिंग आ रही है या मेजरमेंट सही नहीं दे रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, 40 से 50% संपीड़ित हवा का रिसाव सामान्य नहीं है। रिसाव की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक रिसाव प्रशिक्षण करें। कहने का मतलब अगर 40 से 50% तक कंप्रेस्ड एयर का रिसाव हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है। हाँ, 1-2% लीकेज हो सकता है हमारे सिस्टम में। 1-2% अगर लीकेज हो रहा है कंप्रेस्ड एयर का तो इसको मानेंगे कि हाँ ये इतना टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन 40 से 50% टॉलरेट नहीं कर सकते। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम को चेक करें। सभी वायु उपकरण ठीक से चिकनाई युक्त होना चाहिए, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज़्म है या जो भी सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, वो लुब्रिकेंट उसमें होना चाहिए, चिकनाई होना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन लॉस कम से कम हो सके और हमारा सिस्टम हाईली एफिशिएंट होकर वर्क कर सके। संपीड़ित हवा का दुरुपयोग जैसे शरीर की सफाई, विलोडन,
सामान्य फर्श की सफाई में नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कंप्रेस्ड एयर आप जो स्टोर कर रहे हो उसको क्या करो, उसका यूज गलत तरीके से करने लगो, फर्श को साफ़ करने के लिए, शरीर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर हो रहा है वो एक महंगा मेथड है और इसको हम अपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स में यूज़ में लेंगे, क्योंकि अगर फालतू में आप वेस्ट करोगे इसका मतलब एनर्जी का ही वेस्ट कर रहे हो और उसको भी हम ये मान के चलेंगे कि एफिशिएंसी हमारी घट रही है। वायवीय उपकरण को अनुशंसित ऑपरेटिंग दबाव के ऊपर संचालित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का ह्रास होता है। हर एक सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग लेवल होता है, ऑपरेटिंग रेटिंग्स होती है। तो जो ऑपरेटिंग प्रेशर है हमारे कंप्रेसर के लिए, उससे ऊपर जाके आप वर्क ना कराएं, क्योंकि उसके ऊपर ब्रेक डाउन हो सकता है, हमारा सिलेंडर भी फट सकता है या हमारा पंप मोटर सेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए आप इसी को समझें। 2 स्टेप और मल्टी स्टेज कंप्रेसर को यूज़ करना चाहिए, मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास HVAC और प्रशीतन प्रणाली। अब HVAC का मतलब ये होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। HVAC हीटिंग का मतलब तापन, वेंटिलेशन का मतलब जो वायु का आवागमन है, हमारे कमरे की बात करें तो कमरे में जो आवागमन है उसे वेंटिलेशन बोलते हैं, एंड एयर कंडीशनिंग, और वायु के ठंडे और गर्म होने की बात को बोलेंगे एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन कम गर्म सर्द आर्द्रता का उपयोग करके हीट सिंक पर उच्च तापमान स्तर का पर एक निम्न तापमान स्तर से ऊष्मा के हस्तांतरण के साथ संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है इसमें ये होता है कि जो भी तापमान है हमारे रूम का या एक पर्टिकुलर सिस्टम का, उसमें उसके तापमान को कम करेगा। समझ में आ रहा है? रेफ्रिजरेशन कम गर्म सर्द आर्द्रता का उपयोग करके हीट सिंक पर उच्च तापमान स्तर पर एक निम्न तापमान स्तर से ऊष्मा के हस्तांतरण के साथ संबंधित है। फ्रिज हमारा कैसे ऑपरेट करता है? फ्रिज में हम कोई भी सामान रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट में हम भेज देते हैं किसी मैकेनिज्म के द्वारा। बाहर का इन्वायरमेंट तो गर्मी में ऑलरेडी गर्म होता है, लेकिन किसी तरीके से हम ऐसा सिस्टम उसमें सेट करते हैं कि अंदर से टेम्परेचर कम होने लगता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर का फ्लो है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। समझ में आया? अगर कोई रॉड लोगे ठंडा है और उसको एक इंड को गर्म करोगे तो वो भी रॉड गर्म होने लगेगा। लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होगा, कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ फ्लो होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या है, जब इसको ऑन करते हो तो अंदर का तापमान नॉर्मल होता है, लेकिन उधर से हीट जो है बाहर की तरफ फ्लो होता है। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो होने लगता है हमारा सिस्टम लगाने के बाद। अब हम समझेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बंद स्थान के अंदर तापमान कम किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु के ऊष्मा को दूर करना और वहाँ पर ठंड बनाए रखने की प्रक्रिया रेफ्रिजरेशन कहलाती है। आज के समय मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इजी है, ये आपको समझ में आया होगा। बेटा जैसे जैसे लेक्चर प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, बात के लिए मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में प्रेशर बन जाएगा और आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उस समय हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों को समझने के लिए टाइम चाहिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। इसलिए आप साथ के साथ ही वर्क करते रहें और इसको कंप्लीट भी करते रहें नोट्स को, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनल इवेल्युएशन के लिए आपके नोट्स को देख के इवेल्युएट कर दिया जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। कोई भी सिस्टम हमारा चलता है तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि क्या 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 कैसे कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, और कैसे वो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हो कैसे वर्क करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, देखिए ये हमारा एक डायग्राम है, मैं समझा रहा हूँ क्या कैसे हो रहा है। ये हमारा आपको जो सिलेंडर दिख रहा है क्या, एक कंप्रेसर है। ये एयर को कंप्रेस्ड करता है, क्या करता है, कंप्रेस्ड करता है। ठीक है, एयर को क्या कर रहा है बेटा, कंप्रेस्ड कर रहा है। अब देखो यहाँ से ये इवेपोरेटर से वेपर आ रहा है, यहाँ पे वेपर आने के बाद क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। कंप्रेस्ड होने के बाद हाई प्रेशर पे वेपर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वेपर यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जनरेट हो रहा है तो ये वेपर ही है, अभी फिलहाल कंप्रेस्ड होने के बाद वेपर ही है। वेपर किस टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे है। जब वेपर ये आ रहा है किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू, तो कंडेंसर क्या करता है बेटा, कंप्रेसर
जो वेपर होता है उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करता है, कंप्रेस करता है, प्रेशर जनरेट करता है। तो जब किसी भी गैस को आप कंप्रेस करते हो तो साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पे प्रेशर तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे जब ये कंप्रेस्ड वेपर आ रहा है तो इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। अब यहाँ रेडिएटर लगाते हैं। रेडिएटर का काम ये होता है कि जो कंप्रेस्ड वेपर है इसका जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में रेडिएट कर दे, उसको ठंडा करे। तो जब रेडिएटर से होकर गुजरता है तो बेटा क्या होगा, जो हमारा वेपर है वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कन्वर्ट होता है। चूँकि ये वेपर ठंडा हो जाता है इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। पहले क्या होता है, गर्म होता है इसलिए वेपर फॉर्म में होता है, लेकिन जब रेडिएटर के थ्रू होके जाता है, कंडेंसर के थ्रू होके जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर भी इसका लो हो जा रहा है, साथ साथ प्रेशर तो हाई रहेगा ही रहेगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब कंडेंसर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का वेपर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये जो लिक्विड है ये फ्लो हो रहा है धीरे 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 लिक्विड लाइन के थ्रू। ये ड्रायर क्या करता है बेटा, ड्रायर का काम ये है कि जो लिक्विड है इसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या करेगा, हटाएगा। ये लिक्विड लाइन के थ्रू यहाँ से आ रहा है, लिक्विड लाइन के थ्रू लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे लिक्विड, और आता कहाँ पे, एक्सपेंशन डिवाइस पे। एक्सपेंशन डिवाइस का काम ये है कि यहाँ पे नोज़ल लगा होता है, एक बारीक नोज़ल। यहाँ से बहुत ही स्पीड में जो कंप्रेस्ड लिक्विड है हाई प्रेशर पे इसको छोड़ा जाता है। जब ये लिक्विड छोड़ा जाता है हाई प्रेशर पे इस नोज़ल के थ्रू तो अचानक से क्या होता है, यहाँ पे जो कंप्रेस्ड लिक्विड है उसका एक्सपेंशन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है बेटा। ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाता है। लो टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे एक्सपेंशन के साथ क्या होता है, टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता है, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अचानक से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो आइसोथर्मल होती हैं। तो अचानक से यहाँ से क्या हो रहा है, इसको छोड़ते हैं हाई प्रेशर पे, वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर था, इसको यहाँ एक्सपेंशन लॉ से छोड़ दिया नोजल के थ्रू तो प्रेशर भी लो हो गया, लो टेम्परेचर ऑलरेडी है, कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड आता है, लिक्विड आने के बाद किस में आ रहा है, ये आपका आ रहा है सिस्टम जो है इवेपोरेटर में। ये जो सिस्टम है इवेपोरेटर है। यहाँ पे फिर ये इवेपोरेटर क्या करता है कि ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर का जो लिक्विड है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि होगा ये कि यही हमारा एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। मतलब हम फ्रिज के अंदर रख रहे हैं किसी सामान को तो वहाँ पे ये इवेपोरेटर लगा रहेगा। करेगा क्या, यहाँ से नोज़ल से छोड़े हैं ना तो इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। अब इसके कांटेक्ट में कोई भी मटेरियल आ रहा है, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे लो टेम्परेचर का मतलब कि रूम टेम्परेचर है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, ये टेम्परेचर कम हो रहा है तो और हमारा जो सामान रखा हुआ है वो क्या होगा, गर्म होगा। तो उस हीट को ये क्या करेगा, कम टेम्परेचर वाला जो गैस है लिक्विड है एब्जॉर्व करेगा। जब लिक्विड एब्जॉर्व करेगा टेम्परेचर को तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और वो लिक्विड फिर से वेपर में बदल जाएगा। फिर से वो वेपर कहाँ आएगा, कंप्रेसर में। ये साइकिल चलता रहेगा। अब इसको एक और तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो यहाँ से वेपर आ रहा है, वेपर आने के बाद यहाँ पे कंप्रेस्ड हुआ, कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर लेट अस सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया कंप्रेस्ड होने के बाद, हाईली कंप्रेस के होने के बाद। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा एक आइडियल ये वो नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ से कंप्रेस होकर 1000 डिग्री सेल्सियस में आ गया। यह है हमारे कंडेंसर में। तो कंडेंसर का काम ये होता है, कंडेंसर में लगा होता है रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस है तो चूँकि बाहर का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ से रेडिएटर से क्या होगा कि वो हीट जो इसमें है कंप्रेस्ड वेपर में वो बाहर चलाएगा। जब बाहर चलाएगा तो क्या होगा, कंप्रेस्ड जो वेपर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर तो रहेगा ही लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लिक्विड में बेटा कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड आएगा किसके थ्रू, लिक्विड वेन के थ्रू, फिर नोजल पे आता है, यहाँ एक्सपेंशन डिवाइस पे। यहाँ पे जो हाईली कंप्रेस्ड वेपर होता है, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर था 1000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे आते आते नॉर्मल 50 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया। देखो कितना कम हो गया। अब यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस के कंप्रेस्ड लिक्विड को जब छोड़ा जाता है नोजल के थ्रू तो ये कन्वर्ट हो जाता है, मान चलो कि यहाँ पे टेम्परेचर -50 तक चला जाएगा। इतना कम टेम्परेचर, जब -50 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, और यही हमारा क्या है, इंटरनल चैम्बर है रेफ्रिजरेटर का जिसमें सामान रख रहे हो। जब -डिग्री सेल्सियस पे इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा तो जो भी हमारा सामान रखा है वो क्या है, वो तो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो क्या होगा, वो टेम्परेचर हाई टू लो की तरफ फ्लो होगा और क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये जो होगा, ये हमारा इवेपोरेटर है वो गर्म हो जाएगा। इवेपोरेटर जैसे गर्म होगा तो गर्म होने के बाद जो भी लिक्विड है वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि गर्म जब किसी चीज़ को करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है। और फिर ये साइकिल ऐसे कंटिन्यूस चलती रहेगी। आई थिंक ये रिफ्रेशन साइकिल आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो को 1-2 बार देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कंपोनेंट्स है उसको पढ़ते हैं। कंप्रेसर।
तो जो हमने पढ़ा है अभी रेफ्रिजरेशन साइकिल में उसी को डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे शरीर में हृदय का कार्य होता है उसी प्रकार से कंप्रेसर का रेफ्रिजरेशन में होता है। कंप्रेसर में दो लाइनें होती हैं, इनलेट को सक्शन लाइन कहते हैं, जिससे क्या होता है वेपर को सक किया जाता है। इसमें कम ताप पर कम दाब होता है, कम ताप और कम दाब होता है इनलेट पे। दूसरी लाइन डिस्चार्ज लाइन कहलाती है, इससे गैस को उच्च दाब व ताप पर कंप्रेस किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब कंप्रेस करोगे तो गैस में प्रॉपर्टी होती है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट कंडेंसर है। तो कंप्रेसर से आने वाली उच्च तापमान और उच्च दाब के गैस को कंडेंसर ठंडा करता है। मतलब कि जो उच्च ताप और उच्च दाब पे जो गैस आ रही है कंप्रेसर से, उसको क्या करेगा, निम्न ताप और उच्च दाब पे कन्वर्ट करता है। ड्रायर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेंट मतलब वो वेपर, जो वेपर भेज रहे हैं उसे दूसरे शब्दों में रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, फिल्टर करता है कौन, ड्रायर, और उससे नमी को दूर करता है। जो नमी है, वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, उसको दूर करेगा ड्रायर। अब देखो एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेटर के तापमान को कम करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक छोटा सा छेदित होता है जिसे क्या करते हैं, कंप्रेस्ड जो हमारे पास कंप्रेस्ड वेपर है लिक्विड के फॉर्म में, उसको छोड़ता है। तो उसका प्रेशर अचानक से कम होता है और उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा था, याद करो। और -50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा था, उसी को हम रखे हुए थे किसके कॉन्टेक्ट में, अपने जो भी सामान वगैरह था, जो भी चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक रखे हो या दूध रखे हो, उसका टेम्परेचर ठंडा हो जा रहा था। फिर इसके बाद आता है वाष्पित्र इवेपोरेटर। अब वहाँ से बाहर की ऊष्मा को अपने अंदर सोखता है। ये क्या करता है, बाहर की ऊष्मा को अंदर की तरफ सोखता है। तो यही था वाष्पित्र इवेपोरेटर, जिसमें सामान को रखे हुए थे हम बेटा। तो सामान रखे हुए तो क्या, -50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेगा वो, तो -50 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है, कम तापमान क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगा। ऊष्मा सोखने से ताप बढ़ जाता है। तो इवेपोरेटर का ताप क्या होगा, -50 है, लेकिन सामान रखे हुए, कोल्ड ड्रिंक रखे हुए, तो उससे जब सोखेगा तो -50 से क्या बढ़ जाएगा, हो जाएगा कितना, मान चलो कि 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से -50 से बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेंट का ताप बाहर के वातावरण से कम होता है, सिंपल सी बात है। कम दबाव पे रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। तो कम दबाव पे जो रेफ्रिजरेंट होता है, जब वो हीट हो जाता है तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से, और फिर से वो कहाँ चला जाता है, कंप्रेसर में। ये सिस्टम हमारा चलता रहता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ध्यान दीजिए, मैं फिर से बताने वाला हूँ, चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज सॉल्व करवाऊंगा। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज जो होगा वो आपके बीटी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने के हिसाब से बनाया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें, सभी से मैं निवेदन करता हूँ उसको ज़रूर अटेंड करना, ज़रूर वीडियोस देखना। और उसके साथ साथ आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा, लगभग 40-50 क्वेश्चन का असाइनमेंट होगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। और इसको कंप्लीट जब करोगे तो इसी हिसाब से इंटरनल इवेल्युएशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित तरीके से घर पे होंगे। ज़्यादा घूमो नहीं, भीड़ न लगाओ, मम्मी पापा कहना मानो और अच्छे से बिल्कुल रहो। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। और जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, टाइम मिला हुआ है, इसको ये ना सोचो कि हम बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखो। घर परिवार में हो, आपस में मिलो, बातचीत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टाइम जो मिला है, अकेले में बैठ के स्टडीज़ करो। जो चीज़ों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है नॉर्मली, वो भी पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। तो यूट्यूब से एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे रीजनिंग हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, जीके हुआ, इन सब पे भी फोकस करो। फ्यूचर के बारे में अपने सोचो। ओके, तो धन्यवाद।